एवरीवन, मेरा नाम प्रिंस कुमार है और इस बार सिविल सेवा की परीक्षा में मुझे 89 रैंक प्राप्त हुआ है। सिविल सेवा परीक्षा में ये मेरा चौथा प्रयास था और इससे पहले तीसरे प्रयास में मेरा चयन भारतीय पुलिस सेवा के लिए हुआ था और इस वर्ष मैं भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिए चयनित हुआ। तो प्रीलिम्स का जहां तक संदर्भ है तो प्रीलिम्स को लेकर जो स्टडी मटेरियल है वो बहुत सीमित होने चाहिए तथा उसका आपको ज्यादा रिवीजन करने की आवश्यकता होती है। जहां तक मेरा मटेरियल था तो सब्जेक्ट वाइज अगर बात करें तो पॉलिटी के लिए मैंने एम लक्ष्मीकांत पढ़ा था, इकोनॉमी के लिए मैंने जो क्लास नोट्स थे वो पढ़ा था, इसके अलावा राव आईएएस की कंपास मैगजीन आती है वो पढ़ा था और विवेक सिंह की 500 प्लस क्वेश्चंस की एक हैंड आउट आती है उसको मैंने सॉल्व किया था। इन्वायरमेंट के लिए मैंने दृष्टि आईएएस की कुछ बुक पढ़ा था, उसके अलावा करंट अफेयर जो मैगजीन होती है उसको फॉलो किया था। इसके अलावा अगर हम देखें तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए मैंने अपने क्लास नोट्स को फॉलो किया था और फिर उसको करंट के साथ कवर किया था। हिस्ट्री के लिए जो मॉडर्न हिस्ट्री थी उसमें मैंने स्पेक्ट्रम को पढ़ा था क्लास नोट्स के अलावा। एंशिएंट मेडाइवल में मैंने ओल्ड एनसीईआरटी को पढ़ा था और आर्ट एंड कल्चर मैंने सिर्फ अपने क्लास नोट से कवर किया था। इसके अलावा ज्योग्राफी मेरा चूंकि पहले 2 अटेम्प्ट में ऑप्शनल था तो इस वजह से मैंने वहां से कवर कर रखा था। इसके अलावा मैपिंग मैंने कंप्लीट किया था, वो एटलस की मैगजीन से मैंने कवर किया था। तो ये लगभग रिसोर्स हो गई। इसके बाद अगर हम बात करें कि प्रीलिम्स में किस तरीके की समस्याएं आती है तो सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि लोग क्वेश्चंस को सही ढंग से टैकल नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम कितना भी पढ़ के जाए हमें 30-35 से ज्यादा प्रश्नों का उत्तर एग्जाम में पता नहीं होता है और ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है कि आपका जो गेस वर्क है, जिसे हम लॉजिकल गेस कहते हैं या एलिमिनेशन की बातें करते हैं, वो बहुत अच्छा होना चाहिए। हालांकि 2023 का जो प्रीलिम्स हुआ उसमें एलिमिनेशन को ऊपर मतलब जो तकनीकें थी वो काफी समस्याएं आई, क्योंकि जो यूपीएससी का पैटर्न था वो 23 में काफी चेंज हुआ है। बट फिर भी अगर आप गेस वर्क अच्छा करते हैं, लॉजिकल गेस अच्छा करते हैं, तो आपकी जो प्रीलिम्स क्वालिफाई करने की संभावना है वो काफी बढ़ जाती है। इसको लेकर कई सारी रणनीति होती है जिसके लिए आपको सबसे जरूरी होता है कि आप जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व करें और उससे आपको बेटर आइडिया मिलता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए जो ओनली, ऑल, इस तरीके के एक्सट्रीम वर्ड होते हैं वो ज्यादातर केस में गलत होने की संभावनाएं होती है। फॉर एग्जाम्पल एक यूपीएससी ने सवाल पूछा था 64 योगिनी मंदिर को लेकर कि केवल एकमात्र, उसमें एक स्टेटमेंट था कि यह केवल एकमात्र गोलाकार मंदिर है। तो आप बेसिक लॉजिक्स और कॉमन सेंस भी यूज करो तो इंडिया में इतने सारे मंदिर हैं तो एक होने की संभावनाएं कम हो जाती है, तो आप उसे गलत मान सकते हैं। तो इस तरीके से हम एलिमिनेशन करते हैं। एक दूसरा पक्ष प्रीलिम्स में सीसेट का है जो काफी पिछले 3-4 सालों में डिफिकल्ट होता जा रहा है। चूंकि मैं ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से आता हूं तो मैथ मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग पार्ट नहीं रहा है। ऐसे में मैंने क्या किया था कि कॉम्प्रिहेंशन पर प्रैक्टिस करता था और उसमें मेरी एक्यूरेसी अच्छी थी, तो मैं 17-18 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन वहीं से करेक्ट कर लेता था। उसके अलावा मैथ रीजनिंग पर फिर जो मेरी निर्भरता थी थोड़ी कम होती थी। तो सीसेट को लेकर वैसे स्टूडेंट जिनकी मैथ रीजनिंग अच्छी है वो भी अभी क्या है कि मैथ्स का डिफिकल्टी लेवल बढ़ता जा रहा है, तो कॉम्प्रिहेंशन पे जरूर फोकस करें। और जो ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड के स्टूडेंट है वो कॉम्प्रिहेंशन को प्रायोरिटी देने के साथ साथ जो आपकी बेसिक मैथमेटिक्स है, जो एलिमेंट्री मैथमेटिक्स है, उसको आपको कवर करना होगा। आप सीसेट को एक ऐसे सब्जेक्ट के रूप में नहीं देख सकते जो लास्ट 1 महीने पढ़ा जाएगा या कुछ पेपर सॉल्व करके हो जाएगा। अभी आपको सीसेट में भी बाकी सब्जेक्ट की तरह ही एफर्ट डालने होंगे, तो इसके लिए आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा मार्केट से आप बुक लेकर भी जो अलग अलग जो मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे रीजनिंग में सिलोजिज्म होते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, मैथमेटिक्स में बात करें तो नंबर सिस्टम है, परसेंटेज है, एवरेज है, जिससे सवाल ज्यादा रिपीट होते हैं, तो उसकी प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। अब हम एग्जाम के जो दूसरा स्तर है, जो मेंस है, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं सोर्स अपना बता देता हूं। GS1 जो स्टैटिक पार्ट है काफी हद तक उसको लेकर मेरी जो थी, उसमें हिस्ट्री को लेकर मैंने अपना क्लास नोट्स फॉलो किया था। ज्योग्राफी मेरा ऑप्शनल था पहले, तो उसके नोट्स जो थे उससे मेरा कवर हो गया था। सोसाइटी को लेकर मैंने क्लास नोट्स के साथ साथ अपने कुछ नोट्स भी बनाए थे, जो मैंने अलग अलग जो प्रिंटेड मटेरियल, जैसे विजन की प्रिंटेड मटेरियल होती है या फिर कुछ अन्य जगह से गूगल वगैरह करके फिर मैंने अपने कुछ नोट्स तैयार कर लिए थे या उसको वैल्यू एडिशन किया था। GS2 में जो पॉलिटी का पक्ष है वो, उसमें मैंने क्या किया था कि लक्ष्मीकांत के कुछ इश्यूज जो हैं, जो मेंस में पूछे जा सकते हैं, उसको कवर कर लिया था। इसके अलावा विजन 365 जो मैगजीन आती है उसमें मेंस से जुड़े हुए जितने भी टॉपिक्स होते हैं जो आपको लगता है पूछे जा सकते हैं, उसको मैंने तैयार किया था। इसके अलावा जो मैंने क्या किया था कि जो इंपोर्टेंट टॉपिक है, जैसे पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट से संबंधित कैसे मुद्दे हो सकते हैं, जैसे राज्यसभा की क्या प्रासंगिकता है, दल बदल कानून है, स्पीकर की भूमिका है,
तो ये वो कोर इश्यूज हैं जिसपे ज्यादातर मेंस के सवाल बनते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से इसको देखा समझा और उस पे अपना एक शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर लिया था। तो इस तरीके से मैंने पॉलिटी को कवर किया था। गवर्नेंस और सोशल जस्टिस को लेकर मैं थोड़ा सा क्लास नोट्स को कवर किया था और बाकी की चीजें करंट अफेयर के जो मैगजीन्स थे उससे मैंने कवर किया था। इसके बाद इंटरनेशनल रिलेशन, चूंकि ये पूर्णतः डायनेमिक सब्जेक्ट है, तो आप न्यूज पेपर के साथ साथ जो विजन 365 मैगजीन आती है, अगर आप उसको कवर कर लेते हैं तो आपका जो आईआर का एरिया है वो कवर हो जाएगा। अगर हम जीएस 3 की बात करें तो जीएस 3 सबसे डायनेमिक सब्जेक्ट हो जाता है, जो काफी हद तक करंट अफेयर्स के आसपास घूमता रहता है। इसमें आप इकोनॉमी के लिए कोई एक अच्छे क्लास नोट्स का प्रयोग कर सकते हैं, जिससे आपका बेसिक एरिया कवर हो जाएगा। इसके अलावा जो भी इश्यूज, जितने भी टॉपिक सब टॉपिक सिलेबस में दिए हुए हैं, जैसे ग्रोथ, अनएम्प्लॉयमेंट, डेवलपमेंट, इंक्लूसिव ग्रोथ, इन सभी टॉपिक्स के ऊपर आप एक अपना शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए, या फिर अगर वो आपके क्लास नोट्स में है तो आप वहां से उसको कवर कीजिए। तो आपके जितने भी 10 टॉपिक दिए गए हैं उसमें अलग अलग जो सब टॉपिक्स हैं उसके ऊपर आपके पास पॉइंटर्स तैयार होने चाहिए, जिसका यूज आप आंसर में करिए। इसके साथ साथ जो मैगजीन्स आ रहे हैं उससे आप काफी हेल्प ले सकते हैं जीएस 3 के इकोनॉमी को तैयार करने के लिए। इसके अलावा अगर हम इन्वायरमेंट की बात करें तो इन्वायरमेंट में भी जो क्वेश्चंस हैं मूलतः करंट अफेयर के आसपास आते हैं, जैसे कि इसमें COP 26 को लेकर पूछा गया हो, या वन वर्ल्ड वन ग्रेड। तो इस तरह के सवाल काफी हद तक करंट अफेयर्स के आसपास घूमते हैं, तो आप उसको वहां से कवर कर सकते हैं। इसके अलावा आपने जो बेसिक्स किताब पढ़ी है, चाहे वो आप दृष्टि की कुक बुक हो या फिर शंकर IAS की किताब हो, उससे भी आप जो स्टैटिक वाला इन्वायरमेंट का एरिया है उसको कवर कर लीजिए। इंटरनल सिक्योरिटी जो है वो काफी हद तक रिपीटेड होता है, तो या तो इसमें आप एक किताब आती है अशोक सिंह की, उसको पढ़ सकते हैं। मैंने हालांकि किताब नहीं पढ़ा था, मैंने क्लास नोट्स के साथ साथ जो टॉपिक सिलेबस में दिए हुए हैं उस पर नोट्स अपने बना लिए थे, क्योंकि सवाल लगभग रिपीट होते हैं। जैसे नक्सलिज्म का सवाल हर दूसरे साल पूछा गया है, साइबर सिक्योरिटी का सवाल पिछले कई सालों से लगातार आ रहा है। तो आप उस तरीके से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को आधार बना के अपनी जो नोट्स हैं या फिर क्वेश्चंस हैं उसको तैयार कर सकते हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए मैंने जो विजन की एक प्रिंटेड मटेरियल आता है उसका यूज किया था। इसके साथ एक टॉपिक है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो मैंने क्लास नोट्स और करंट अफेयर की जो मेंस 365 है उससे कवर किया था। GS4 एथिक्स का जो पेपर है उसको लेकर जो मेरा मटेरियल था वो था कि जो दृष्टि की जो क्लास नोट्स होती है उसके साथ जो मटेरियल्स वगैरह मिलती है उसको मैंने पढ़ा था, और फोरम IAS की एक रेड बुक आती है एथिक्स की जो इंग्लिश में है, तो उसको मैंने पढ़ के अपने नोट्स में उससे कुछ पॉइंट्स ऐड किए थे और इन दोनों को मैंने कंपाइल किया था। इसके अलावा अलग अलग जो पर्सन्स होते हैं उनके जो एग्जांपल्स होते हैं कि अलग किसी सिविल सर्वेंट्स ने क्या किए हैं, तो उसको मैंने अलग से कोटेशन और इस तरह की चीजों को एक तैयार कर लिया था। तो ये मेरा कुल मिलाकर पूरा जो GS के 4 पेपर्स को लेकर सोर्स रहे हैं। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बिंदु है वो है इससे में क्या होता है कि आजकल जो है वो काफी हद तक जो सवाल पूछे जा रहे हैं वो एब्स्ट्रैक्ट जो टॉपिक्स हैं, जो अमूर्त विषय है उससे जुड़े हुए निबंध पूछे जा रहे हैं। ऐसे में व्यक्ति के समक्ष सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि वो विषय को समझ ही नहीं पाते। तो आपको प्रैक्टिस शुरू करनी होगी और सबसे पहले जो निबंध है उसका सही इंटरप्रिटेशन क्या है उसके ऊपर फोकस कीजिए। जैसे अगर इस बार एक सवाल पूछा गया कि जहाज बंदरगाह पर सुरक्षित होता है पर वह इसके लिए होता ही नहीं, तो इससे क्या इंटरप्रिटेशन निकलता है कि कोई भी चीज जब अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलेगी तभी वो कुछ अच्छा कर सकती है। कोई भी व्यक्ति अपने कंफर्ट जोन में सेफ है, कोई भी संस्था सेफ है, परंतु उसका मूल उद्देश्य तो नहीं। अब आप इसको कई चीजों से जोड़ सकते हैं, बुद्ध की कहानी से जोड़ सकते हैं, किसी देश की कहानी से जोड़ सकते हैं, किसी व्यक्ति की कहानी से जोड़ सकते हैं। तो इससे में सबसे जरूरी अमूर्त विषय में यह होता है कि आप उसका सही सही इंटरप्रिटेशन करिए। फिर एक अच्छा इंट्रोडक्शन लिखने के लिए आप एनेक्डोट या जो छोटी कहानियां होती हैं उसका यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने इसी एस्से को लिखते हुए बुद्ध की कहानी से शुरू किया था कि बुद्ध एक राजा के रूप में बहुत सुरक्षित होते, परंतु वो सिद्धार्थ से बुद्ध कभी बन ही नहीं पाते अगर वो उस चीज को नहीं अपनाए होते, उस स्ट्रगल्स को नहीं अपनाए होते। तो आप इससे शुरुआत कर सकते हैं। दूसरी चीज क्या है कि हिंदी माध्यम में कविताएं काफी आपके पास उपलब्ध होती है, उन कविता और कोटेशंस जो है उसका प्रयोग अपने एस्से में आप ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश करें। निबंध लिखते वक्त एक चीज बहुत प्रमुखता है कि सबसे जरूरी चीज ये होती है कि आपके निबंध में एक फ्लो होना चाहिए। निबंध पढ़ते हुए बोझिल नहीं लगना चाहिए। बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव निबंध लिखने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा ज्ञान का प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं है, परंतु एग्जामिनर को पढ़ते वक्त वो बोझिल नहीं लगना चाहिए। तो ये बहुत जरूरी हो जाता है एस्से में। इसके साथ साथ जो आपका कंक्लूजन होना चाहिए वो सकारात्मक होना चाहिए। उसके अंतर्गत आपकी एस्से का एक सार आ जाना चाहिए। और अगर आप किसी
बहुत प्रसिद्ध उदाहरण या फिर कोई पैराग्राफ है जो बहुत महत्वपूर्ण है, उसके साथ अगर अंत करते हैं तो उसकी प्रभावशीलता जो है वो बढ़ जाती है। जहां तक इंटरव्यू को लेकर सवाल है, तो इंटरव्यू को लेकर जो है मैंने जो तैयारी थी उसमें वही होता है कि आप जो डेप्थ है उसको सेंटर में रख के हम प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। और उसके अलावा मैंने बहुत सारे मॉक इंटरव्यूज दिए थे, अलग अलग कोचिंग्स में जाकर मैंने मॉक इंटरव्यू दिए थे और वहां से मुझे गाइडेंस मिला था। क्योंकि मेरे पहले 2 अटेम्प्ट्स में इंटरव्यू में स्कोर भी नहीं थी, तो इस बार मैंने थोड़ा सा और अपनी जो प्रैक्टिस को बढ़ाया था। तो जहां तक इंटरव्यू का प्रश्न है, तो आपके व्यक्तित्व का परीक्षण है, तो जो भी आपके व्यक्तित्व से जुड़े हुए पक्ष हैं उसको आप बेहतर ढंग से करिए। जैसे आपकी जो हॉबीज हैं आप उसको अच्छे से प्रिपेयर करके जाइए। इसके अलावा जो आपका सिटिंग मतलब कुछ फिजिकल अपीयरेंस होता है, जैसे सिटिंग पोस्चर, आपका हैंड मूवमेंट, ये सारी चीजों को भी ध्यान में रखने की आवश्यकता होती है। इसके साथ साथ आपका कॉन्फिडेंस, आप किस तरीके से कम्युनिकेट कर रहे हैं, ये कई सारी चीजें जो है इंटरव्यू में आपकी स्थिति को निर्धारित करती है। एक सवाल ये होता है कि क्या कोचिंग आवश्यक है या आपने कोचिंग किया था। तो मैं जब दिल्ली आया था तो चूंकि मेरे पास गाइडेंस नहीं था, तो इसलिए मैंने यहाँ पर एक कोचिंग में एडमिशन लिया था और मैंने जीएस और ऑप्शनल दोनों के लिए ही कोचिंग किया था। तो कोचिंग मैंने किया था, परंतु ये आवश्यक नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो बहुत अच्छे रैंक्स लाते हैं और वो सेल्फ स्टडी के साथ प्रिपरेशन करते हैं। तो ये व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है कि आप कोचिंग करना चाहते नहीं। अनिवार्यता बिल्कुल नहीं है, अगर आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। इससे आपके सिलेक्शन पे बहुत अधिक कोई प्रभाव नहीं हो। इसी के साथ मैं जो है अपना बात समाप्त करूंगा। बस वो जो भी लोग देख रहे हैं और अभी यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको लेकर मेरा मैसेज है कि यूपीएससी एक थोड़ी लंबी जर्नी है। तो आपके अंतर्गत एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, एक सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए और हार्डवर्क करने की वो होनी चाहिए। आप बहुत ज्यादा एग्जाम में तनाव लेने से बचिए। आप केवल अपने वर्क जो कर्म है ना उस पर फोकस करिए। अगर आप सही तरीके से सही दिशा में मेहनत करेंगे तो आपकी जो सफलता की संभावनाएं है वो बढ़ जाएंगी।